Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Subodh Mishra. धन्यवाद लालिमा और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। इसमें हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें बताएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में है वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला जी। प्रकाश जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Subodh. Yes, let's begin with the headlines, friends. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. India and UAE sign important MOUs to enhance strategic partnership. Benchmark domestic indices end nearly flat. Sensex registers marginal fall of 29 points. Nifty closes below 22,950. And global crude oil prices rise. Brent crude trades at $75.41 per barrel. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच महत्वपूर्ण समझौते। शेयर बाजार के सूचकांकों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं। सेंसेक्स में 29 अंकों की मामूली गिरावट। निफ्टी 22,950 से नीचे आया और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें बढ़ी। ब्रेंट क्रूड $75.41 प्रति बैरल पर। All right, India and Qatar decided to elevate relations to a strategic partnership with a focus on trade, energy, investments, innovation and technology, among others. The decision was taken during delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani in New Delhi today. Following the talks, the two countries signed and exchanged two memoranda of understanding. These MOUs are related to fostering a strategic partnership between the two nations and the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion of taxes on income. The MOUs were exchanged in the presence of Prime Minister Modi and visiting Amir of Qatar Al Thani. और इसी पर आगे खबर है कि दोनों देशों ने व्यापार और निवेश सहयोग बढ़ाने के लिए 2 समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कतर के वाणिज्य मंत्री शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। कतर व्यवसायी संघ और भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ साथ इन्वेस्ट कतर और इन्वेस्ट इंडिया के बीच समझौतों का आदान प्रदान किया गया। भारत कतर व्यापार मंच में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच भविष्य की साझेदारी संवहनीयता, प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और ऊर्जा के क्षेत्रों पर निर्भर होगी। श्री गोयल ने देश में निवेश के अवसरों के बारे में कहा कि व्यापार के हर क्षेत्र में सुधार ने व्यापार में सुगमता प्रदान की है। प्रकाश जी, बहुत महत्वपूर्ण समझौते हैं हमारे, अगर भारत के लिहाज से देखें तो एक अहम पार्टनर के साथ। आने वाले दिनों में इसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है? देखिए, ये जो यूएई और कतर के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है, ये बड़ी अहम इसलिए भी है कि इस टाइम अगर आप पूरे वर्ल्ड का माहौल देखें तो काफी उथल पुथल हो रही है, काफी अनसर्टेनिटी है, टर्मोइल है। तो हमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि अपना जो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इसको डाइवर्सिफाई करें। ये जरूर नहीं कि एक ही किसी ब्लॉक के साथ करें। Correct. या एक ही अमेरिका के साथ करें या यूरोप के साथ करें। अब ये जो खाड़ी के देश हैं मिडिल ईस्ट के, जो एनर्जी सिक्योर, जिसमें हमारे को एनर्जी सिक्योरिटी बड़ी इम्पोर्टेंट है, राइट,
उस मामले में। और फिर ये देश खुद अपने आप में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं फ्रॉम एनर्जी बैक इनटू सेवरल अदर एरिया। टेक्नोलॉजी में भी यूएई टेक्नोलॉजी में बड़े आगे जाना चाहता है, क्योंकि वो भी चाह रहे हैं कि हम जो है अपनी एनर्जी जो कंसंट्रेशन है उसको थोड़ा सा वो करें, तो डिसेंट्रलाइज करें या थोड़ा डाइवर्सिफाई करें। तो ये सारे मुल्क अपने अपना हित में, और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो यूएई हुआ, कतर हुआ, ये सारे देश एनर्जी में काफी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को एनहांस करते हैं। प्लस ये हमारे लिए हमको इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए ना, जो एफडीआई है, तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है एफडीआई का, ये जो मिडिल ईस्ट के देश है। अब एफडीआई का सोर्स खाली अमेरिका और यूरोप नहीं है, सिंगापुर, ये वाला जो ब्लॉक है जी, ये भी काफी धनी देश है। ये धनी देश है, और अब इन्वेस्ट करके रीच आउट भी कर रहे हैं हम लोग। And before Mr. Trump became the president again of the United States, we were talking of a multipolar world. We were saying that now there are, it's not just the one big boss or a big bro. Uncle Sam is not the only one. But after Trump's coming to power and again talking of tariff war, again we are now trying to, as you said, it helps to diversify and your economic partnership with other countries. It may help in that symbiotic relationship which most countries have economically. It's not only us, everybody else. Mr. Trump has given a wake-up call. Yes, wake-up call to everybody else. Yes. All the major economies of the world, be it China, be it Europe, and India. Yes. We all need to, in fact, there is a realization coming that it's a kind of a wake-up call. You can't afford to put all your eggs in one basket. Right. So, you need to have that kind of thing. So, Mr. Trump, in a way, has done a favor to the rest of the world. Okay, you can hold this threat for a while, but then, in the meantime, by doing this, you are also alerting others. Right. So, and mind you, there was a 3-month gap between his election and his inauguration. Right. And he had made his intentions clear. It's a different thing now. He is moving at a very fast pace. Very fast pace, and keeping everybody. But now, even his predictability has also become a predictable thing. Yes, that's right. It was already predictable, but now it's even more. People know that he could do anything unpredictable, but that itself has become a predictable phenomenon. Right. जी, और अगर हम देखें जैसे अभी लगातार वैसे तो देखें तो काफी फ्लूइड है अभी सिचुएशन पूरी दुनिया में, और अभी भी खबर आ रही थी कि अमेरिका के साथ रूस की वार्ता चल रही है। शायद निकट भविष्य में हम देख सकते हैं कि दुनिया में अभी के जो हालात है उसमें कुछ सुधार हो। तो इस पूरे परिदृश्य में, और खास करके जब हम देख रहे हैं कि अभी नए जो समझौते हैं, भारत जिस तरह से रीच आउट करे, या अपने यहाँ जो आपने कहा जैसे एफडीआई में भी हमें अलग अलग सोर्सेज चाहिए, अलग अलग जगह से हमारे पास आने चाहिए, तो इस नई एक विश्व व्यवस्था उभर कर आएगी, उसमें भारत की क्या भूमिका देखते हैं? देखिए जी, हमारी जो भूमिका होगी देश की, पहले हम अपने आप को देखेंगे एज ए इकोनॉमी कहाँ खड़े होते हैं हम लोग। इकोनॉमी में हमारे जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो बरकरार है। ये अभी मार्केट डाउन चल रही है, ग्रोथ हो सकता है थोड़ा सेटबैक मिले, लेकिन स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ है वो इसलिए बरकरार है क्योंकि जो बेसिक्स हैं स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ के, फंडामेंटल, वो क्या है फंडामेंटल? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा फंडामेंटल स्ट्रेंथ है हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल। एवरेज उम्र हमारे डेमोग्राफी 27-28 साल की है। इट्स एन एनवी ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वही कंज्यूमर है। आफ्टर ऑल इकोनॉमी चलाने के लिए खाली प्रोडक्शन नहीं चाहिए, सबसे बड़ा कैटलिस्ट कंजम्पशन होता है, उसका खपत भी। बुजुर्ग लोग क्या कंजम्पशन करते हैं? सारा कंजम्पशन तो यंग लोग करते हैं। फिर वो प्रोडक्टिव होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इज अहेड ऑफ अदर्स। तो भारत की तो आपने सवाल पूछा कि हम लोग कहाँ खड़े होते हैं। हम लोग पूरा विश्व के जो बाजार हैं या विश्व जो कंपनीज हैं या इकोनॉमीज हैं वो हमारी तरफ देखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप एक मार्केट में हैं, प्लस
a great source of a talent, great source of a educated people, educated resource and a market. तो ये सारी चीजें ग्रोथ अप्स एंड डाउन जाएगी. सिक्लिकल इश्यूज होते हैं पूरे विश्व बाजार के, वो चलते रहते हैं. लेकिन ह्यूमन रिसोर्स अहम. हमारा जो एक स्ट्रेंथ है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, फंडामेंटल स्ट्रेंथ, वो बरकरार है और कई आने वाले सालों में बरकरार रहेगी. जी, आइए अगली खबर पे चलते हैं. केंद्र ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 562 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान जारी किया है. केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रदान किए जाने वाले ये अनुदान जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. मंत्रालय ने कहा कि ग्रामीण शासन को मजबूत करने के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान पंजाब को 225 करोड़ रुपए से अधिक, छत्तीसगढ़ को 244 करोड़ रुपए और उत्तराखंड को 93 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली है. All right, let's take a look at the stocks now. जी, अब शेयर बाजार पे नजर डालते हैं. देश के शेयर बाजारों के सूचकांक आज बहुत मामूली गिरावट के साथ बंद हुए. आज सेंसेक्स 29 अंक गिरकर 75,967 पर बंद हुआ. इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 14 अंक गिरकर 22,945 पर बंद हुआ. बॉम्बे शेयर बाजार में भी गिरावट देखी गई. मिड कैप इंडेक्स 0.2% गिरा और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.7% नीचे आ गया. Let's take a look at the stocks in detail now. Well, the benchmark domestic equity indices today ended nearly flat. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex dropped 29 points to close at 75,967. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 was marginally down by 14 points to settle at 22,945. The broader market indices at the BSE closed with losses. The mid-cap index fell almost 0.2% and the small-cap index shed over 1.7%. In the Sensex index, 16 out of 30 companies logged gains. Among the top gainers, NTPC surged over 2.9%, Tech Mahindra rose over 2.3%, and Zomato gained over 2.1%. Conversely, in the top laggards, IndusInd Bank shed more than 2.3%, Ultratech Cement slipped 1.6%, and Mahindra fell almost 1.5%. In sectoral indices at the BSE, 13 out of 21 sectors ended down. In top laggards, industrials lost over 1.5%, consumer durables slipped almost 1.2%, and telecommunication fell over 1%. Conversely, among the top gainers, utilities advanced over 1%, focused IT gained over 0.8%, and oil and gas added 0.7%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,918 companies declined and 1,032 advanced, while 114 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 14 companies hit their 52-week high, while 652 hit their 52-week low. So no news is good news, they say, Prakash ji. First the budget came and it went. Then the US President on 20th Jan takes over, Mr. Donald Trump. Again, everybody's heart went boom, boody, boo. Which way? Tariffs, no tariffs, reciprocatory tariffs, what all. But now, if you see the geopolitical situation, it's better because everybody's in favor of ending the wars which are on, Ukraine war, and there's a ceasefire between Gaza and Israel as well. In this whole milieu, 75,000 plus, good news, bad news, which way to go? What is your analysis? Well, stock markets, there's no denying the fact the markets remain under pressure. Mm-hmm. The texture of the market remains weak. So, for the last 2 days, there has been a kind of a flat kind of. And if you see today, there was quite a fall in the morning. Mm-hmm. By the end of the day, we recovered. So, it was a marginal थोड़ा सा change हुआ. लेकिन texture अभी भी कमजोर है. So, उसके चलते उसमें FIIs का जो आउटफ्लो है वो अभी काफी भारी है.
आपने जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में उम्मीद जताई कि अब लग रहा है कि वॉर खत्म हो जाएगी, लेकिन आप देखिए ये जो टॉक्स चल रहे हैं रशिया और यूएस के बीच में, मतलब यूक्रेन वॉर खत्म करने के लिए, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आप दो आदमी मिलकर टॉक्स चला रहे हैं और यूरोप को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हो। Yes. जो स्टेक होल्डर्स हैं, आप बाईपास करके यूक्रेन को और यूरोप को आप समझौता करने जा रहे हो, वो किस तरह का समझौता होगा? तो आज की अगर आप खबरें ये भी देखें तो जियो पॉलिटिकल जो सॉल्यूशन वो कह रहे हैं यूरोप और नो यूरोप, यूक्रेन और यूरोप, हम तो जाके वार्तालाप करें और करिए, जिनके यहाँ वार हो रही है उनको आप कॉन्फिडेंस में तो लीजिए, वो नहीं लेंगे तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वहाँ स्टेबिलिटी जल्दी आ जाएगी? जी प्रकाश जी, If I may ask one critical question, Subodh, is it when at this point when we are saying it's about 75,000 plus, buying time, selling time? Well, as we were discussing earlier offline, it's very simple. You got to be smart enough. It's your money. Don't get emotional, sentimental about. Don't chase the momentum. What these technical chartists tell you. कि अरे ये तो बहुत गिर गया, अब और नहीं गिरेगा। जिस दिन आप खरीदेंगे फिर वही गिरेगा। तो ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए, संभल के चलिए, बी केयरफुल व्हाट यू आर बाइंग। if you see if you do an analysis, see the indices at the headline would have gone down by 10%, but there are stocks which have gone down 30, 40, half the market value erosion takes place. Right. So आपको it's your money, you got to be careful about it. Yes, और शेयर बाजार पे भी अगर हम देखें लालिमा, तो पिछले 6 महीने में ये सेंसेक्स पे अगर हम देखते हैं, सेंसेक्स 5.5% नीचे आ चुका है 6 महीने में, और 1 महीने का आंकड़ा देखें तो ये लगभग 1.45% है, थोड़ा सा सितंबर में 86,000 के प्लस था, और अभी देखिए क्या हालत है। लेकिन जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि कई ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप्स में ऐसे जबरदस्त पिटाई हुई है उनकी, वो तो 40%, 50% मार्केट इरोजन हो गया है। और जो नए किस्म के जो इन्वेस्टर थे हमारे यंगस्टर्स, वो इन्हीं पे बैठ ज्यादा कर रहे थे। और 1 साल से अगर हम देखें तो 1 साल में ये लगभग 3.25% नीचे आ चुका है 1 साल पहले के मुकाबले सेंसेक्स। And our millennials had shown a lot of confidence. They were moving from the banking sector to the stocks, and especially to so-called growth stocks, yes, which they thought the growth stocks were lying only in mid cap and small caps, and they are now, they don't know now, the large caps or the blue chips, yes, are still the refuge. जी, स्मॉल कैप के लिए तो हमेशा ही प्रकाश जी जैसे विशेषज्ञ और बाकी जो भी हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं हमेशा सावधान करते रहते हैं कि स्मॉल कैप के लालच में मत पड़िए, बहुत संभल कर जाइए अगर उसमें पड़ना है तो। खैर, आपका पैसा है, फैसला आपका है। The bottom line. जी, असली बात ये है। जी, अगली खबर पे चले, रुपए पे नजर डालते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 9 पैसे गिरकर 86 रुपए 96 पैसे प्रति डॉलर पर रहा। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती नापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 106.9 पर था। और फिर एशियाई बाजारों पर भी नजर डाल लेते हैं लालिमा। 5 प्रमुख एशियाई बाजारों में से 4 में आज तेजी का रुख रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 1.5% से अधिक बढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.6% ऊपर आ गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम इंडेक्स में 0.5% और जापान के निक्केई में 0.24% की बढ़त दर्ज की गई। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.9% की गिरावट रही। यूरोप में मिलाजुला रुख देखा जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी 0.1% ऊपर था। फ्रांस के कैक में ज्यादा बदलाव नहीं आया है और जर्मनी के डैक्स में हल्की गिरावट देखी जा रही थी। Prakash ji, Subodh ji just talked about the rupee today depreciating by 9 paise, settling at 86 rupees and 96 paise. But whatever the depreciation, exports have fallen in the month of Jan. Merchandise exports. Why? You know, this exports because again it's got to do with the global, it's not that our exports are not competitive. Yes. There are a few factors, and the
Trump tariff impact, mind you, is yet to take place. Supposing on steel and aluminium across the board, he has increased the tariff. Those impacts are yet to play out. Yes, yes. Even before that, you have this problem. So the challenge remains: how do we make our, in fact, to some extent, that the dollar is becoming stronger vis-a-vis rupee helps exports in a way. That's why I'm asking this question. Helps export in a way. Yes. But then the exports are not just like that. For several exports, we need to import a lot of components. So it's a value addition. You import, do value addition. For instance, diamond, electricals, electronics. You need to import electronic components, do value addition, and exports. So if your exports get higher realization because of strong dollars, then you need to pay more for imports. Yes. So it's not a win-win situation like that. You got to have a balance. So it remains a challenging situation, and both for our exports as also for our trade deficit. Yes, which has increased. And then you have these tariff tantrums. Now it's become a tantrum now. We don't know what really he's up to. But the signals are that there will be a backlash within America from American consumers, that these tariffs, because inflation, he promised in elections, bringing down inflation was one of his election planks. Now after he has come over, of course because of his political reasons, his rating has gone up, popular rating, but on inflation he has not been able to control, rather prices have started going up. So it will play out, it will settle somewhere. I think people are expecting that this is a transactional kind of a move, and he will do transactions, deals, and then settle somewhere. I talked of exports because India has so much to export. We are exporting in the defense sector. We are exporting textiles, toys. We are doing so well in toys, handicrafts, gems, jewelry. Interestingly, there is an ODOP stall set in the Kumbh Mela covering 6,000 square meters, where one district, one product of Uttar Pradesh. So we have so much which is very local to India and which is so unique to the world, for the world. Make in India for the world is the next logo or slogan that we are going to follow. Anyway, more on that in the next program probably. Let's move on to US markets now. All right, well, the US markets were closed yesterday in observance of George Washington's birthday, who was the first president of the United States. This federal holiday, which falls on the third Monday of February each year, was originally established to honor and commemorate the birth anniversary of George Washington. However, over time, it has evolved to also honor and celebrate the contributions of other US presidents, including Abraham Lincoln, who was born on February the 12th. प्रकाश जी, अभी जो तमाम हम मार्केट्स की बात करते हैं, एशियन मार्केट में भी देखा हमने, तो हैंगसेंग 1.5% बढ़ा है, बाकी तो कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा जा रहा है कहीं पर. यूरोप में अभी तक का जो है वो मामूली ही बदलाव देखे गए, अभी थोड़ी बढ़त दिखा रहे थे, हल्की है जी. फुट्सी में थोड़ा सा है, वो 0.1, इसलिए कुछ बहुत उल्लेखनीय नहीं है. लेकिन क्या अभी लग रहा है क्या पूरी दुनिया के बाजारों की नजर टिकी हुई है कि क्या हमारे विश्व के नेता तय करते हैं, कौन सी दिशा लेते हैं, क्या होने वाला है आगे? ये हमारे विश्व के नेता हमारे भाग्य विधाता तो बने हुए हैं ना, कोशिश तो करते हैं. तो अब वो जाहिर बात है कि वो फिर कई बार वो मार्केट से भी अहेड चलते हैं, इतने अनप्रडिक्टेबल हो जाते हैं, तो उनकी नजर तो लगी रहती है. अब आप इंटरेस्टिंग, यूरोप के बाजार आज थोड़े से चढ़े हैं, उसमें डिफेंस स्टॉक्स बहुत चढ़े हुए हैं यूरोप में. कारण पता है क्या है? कारण ये है कि अमेरिका ने, ट्रंप ने ये इंडिकेशन दे दिया, भाई अपना आप नेटो का बजट खुद बढ़ाइए, अपने डिफेंस खुद बढ़ाइए. सो देयर इज अ प्रेशर ऑन यूरोपियन कंट्रीज टू इंक्रीज देयर डिफेंस बजट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी. डिफेंस बजट बनेगा तो हथियार ज्यादा बनेंगे. तो डिफेंस कंपनीज टुडे आर हैविंग गुड टाइम्स देयर इन द एक्सपेक्टेशन दैट यूरोपियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स विल हैव टू स्पेंड मोर. तो इस तरह के माहौल चल रहा है कि भाई
इसमें कोई बहुत बढ़िया चीज तो नहीं है। भाई अगर सारी दुनिया डिफेंस में ही बनाएगी तो फिर उसका कोई विक्टिम भी तो होगा ना कोई। बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल। Yeah, that's quite a perspective. All right. Well, the talks between the US and Russia began in Saudi Arabia's Riyadh today. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and senior Putin aide Yuri Ushakov held discussions with U.S. Secretary of State Marco Rubio, National Security Advisor Mike Waltz, and West Asia envoy Steve Witkoff. The talks aim to pave the way for the first exchanges on a potential peace deal to end the Ukraine war. However, Ukraine and European leaders have been excluded, and Ukraine President Volodymyr Zelensky has said that Ukraine cannot agree to anything without its participation. Meanwhile, Volodymyr Zelensky arrived in Turkey today to discuss the conflict with President Recep Tayyip Erdogan and will then head to Saudi Arabia a day later. He does not plan to hold talks with either the US or Russian delegations, his spokesperson said yesterday. यही आप अभी बता रहे थे कि यूरोप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। और आप what kind of a peace deal if you manage to strike a peace deal? What kind of peace deal can you expect when the main stakeholders are absent or are worried or are unwilling or are hesitant or are reluctant to participate in you can't impose a deal on somebody. Absolutely. So, and the major powers, they are not only Ukraine, the rest of the major powers. Right. So naturally their concerns are genuine. Yeah. All right, let's move to crude oil. Oil prices edged up today amid concerns of supply disruptions following reports of an Ukrainian drone attack on an oil pipeline pumping station in Russia. Brent crude was trading over 0.2%, up at $75.41 per barrel, and WTI crude gained 0.9% to trade at around $71.38 per barrel when reports last came in. And gold, yes. और सोने के बाजार में चले, सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.59% बढ़कर 85,750 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.46% बढ़कर 96,470 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.64% बढ़कर 85,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मार्च की आपूर्ति वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.48% बढ़कर 96,035 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था। तो अभी अब हम जो हालत देख रहे हैं प्रकाश जी, उसमें क्या लगता है सोने का जो बाजार है, खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं, हालांकि अब हम बात कर रहे थे कि उसमें कुछ सुधार हो सकता है, तो क्या जो सोने की कीमतें हम देख रहे हैं कि लगभग 0.5% आज बढ़ी है और ये काफी समय से मजबूत चल रही है। तो आपको एक मुहावरा देता हूँ, सोने की जो आजकल के माहौल चल रहे हैं, सोने की तो चांदी ही चांदी हो रही है। जो माहौल चल रहा है उसमें सोने की चांदी ही चांदी है, चौतरफा चांदी है सोने की। और वो इसका कारण सबसे बड़ा आपने जैसे जिक्र किया कि जब भी एक सेफ हेवन माना जाता है, जब उथल पुथल, सेंट्रल बैंक जाके खरीदते हैं सोने को। आप और हमारी तो और बात है, सेंट्रल बैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे रिजर्व बैंक ने भी काफी सोना खरीदा। तो क्योंकि आपने अपने जो आपकी जो फॉरेक्स का रिजर्व्स होता है उसमें एक नॉट ओनली डॉलर होता है बट सोना भी एक तरह का रिजर्व होता है। So again, there's a turbulence in the world. Oh yes. Safe haven prices gold. Okay. प्रकाश जी, कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Right. Shukriya. Thank you. And friends, before we wind up here, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Ahmed Al Thani. India and UAE sign important MOUs to enhance strategic partnership. Benchmark domestic indices end nearly flat. Sensex registers marginal fall of 29 points. Nifty closes below 22,950. And global crude oil prices rise. Brent crude trades at $75.41 per barrel. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. Bye. Market Mantra.